अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत होगी, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पंडिताई कहती है, देखो तुम जो काम कर रहे हो, जो पूजा करने के लिए तुम कह रहे हो, उस पूजा में बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, और तुम्हें परफेक्ट ही भी पूजा करनी है। तो आयशा घूर के पंडिताई को देखती है। जब पंडिताई को खुद को घूरते हुए पाती है तो कहती है, क्या हुआ, क्या एक पंडित इंग्लिश नहीं बोल सकता? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जो करना है करिए, आपको जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जितना भी कठिन हो, जितना भी कठिन रास्ता हो, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। रूही की ज़िंदगी के लिए, उसे ज़िंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहो तो अब अभी इसी वक्त मेरा दिल निकाल के रख लीजिए, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कठिन रास्ता चुनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी कहेंगे, जहाँ कदम रखने के लिए कहेंगे, आग पे चलने के लिए कहेंगे, कांटों पर चलने के लिए कहेंगे, या यहाँ से कूदने के लिए भी कहेंगी ना आप, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जो कहना है, जो करवाना है करवाइए मुझसे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें वो पूजा करनी पड़ेगी जो पूजा रूही ने की थी। ठंडे पानी से स्नान करना पड़ेगा। उसने 20 की थी, मैं 40 करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहे तो मैं 100। आयशा कहती कि पापा पागल हो गए क्या? आयशा की तरफ घूर के देखती है। तुम यहाँ से जाओ। क्या मतलब मैं यहाँ से जाऊँ? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मेरी दोस्ती इस कंडीशन में है तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि पीठ दिखा के भाग जाओ, बिल्कुल नहीं। दोस्ती का मतलब है कठिन रास्ते में, कठिन सफ़र में भी दोस्त का साथ खड़े रहने का नाम है दोस्ती। सिर्फ खुशियों में नहीं, तुम्हारे गम में, तुम्हारे तकलीफ़ में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे रोने में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी इशिका। तो दोबारा मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना। तो उसकी तरफ देखती है। फिर वो पंडिताई कहती, चलो आओ। वो उसे लेके जाती एक साइड पे, जहाँ पर एक वो दूसरा मंदिर था। वो मंदिर नहीं था जहाँ पर पूजा की थी रूही ने, वो दूसरा मंदिर था। वो जिस तरह का मंदिर था, कह सकते हो एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था। वो बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ खुली हवाएं, खुली ताज़ी, और इतनी सर्दी की ठंडी हवा चल रही थी। आयशा के तो दांत कँपने लगते हैं। आयशा अपने हाथों को मलती है, कहती इस सर्दी में तुम नहाओगी? तो उसे कुछ नहीं कहती, उसी जगह पर जाके बैठती जहाँ पर पंडित ताई ने कहा था। वो बैठ जाती है, वो अपनी आंखें बंद करती है। तो पंडित ताई कहती है, मैं तुम्हें एक मंत्र कहती हूँ, उस मंत्र को तुम बोलती जाओ, और उस मंत्र को जब तक बोलती जाओ जब तक तुम्हारी पूरा तरह से तुम्हें पानी से नहाने लिए जाए। मतलब जितनी देर तक तुम्हारे ऊपर बाल्टियाँ गिरेंगी, जितनी भी गिरेंगी, उतनी ही देर तक तुम ये मंत्र पढ़ सकती हो, और भी ज़ोर से पढ़ना ताकि यहाँ के आसपास के लोगों तक को सुनाई दे सके। वो यही चीज़ कहते हैं। तो पंडित ताई अपने एक शिष्य को कहती है उसके ऊपर पानी फेंक के, और पंडित ताई जो जो मंत्र कह रही थी, इशिका उस मंत्र को वैसे ही पढ़ रही थी जैसे पंडित ताई कहती है। पंडित ताई ने ये भी तक कहा था, बीच में रोकना नहीं, दुनिया की चीज़ों को सुनना नहीं, सिर्फ तुम्हें फोकस करना है इस चीज़ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारा फोकस टूटा, एक मंत्र का लफ्ज़ भी उल्टा तुमने किया, उल्टा कहा, उल्टा बोल दिया, तो उसका उल्टा असर हो सकता है रूही की लाइफ पर। इसलिए अपने पूरे फोकस को, अपनी पूरी चीज़ों को ध्यान लगा के इस मंत्र को बोलना। एक गलती तुम्हारी इशिका, तुम्हारी मोहब्बत की जान ले सकती है। जैसे जैसे पंडिताई बढ़ती जाती, वैसे वैसे उनका एक शिष्य उनके ऊपर पानी गिराता जा रहा था। वैसे वैसे वो पढ़ते मंत्र पढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे बाल्टी उसके ऊपर गिर रही थी, पूरी तरह से फोकस वहाँ पर, बातें भी हो रही थी, पूजा भी हो रही थी, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि मंदिर है, मंदिर में अक्सर ही पूजा होती रहती है, और उन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस करना इज़ नॉट ईजी टास्क। बट वो कर रही थी। उसे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उसको ये खबर मिले कि रूही ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर रूही की तबीयत अब भी ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, इतनी कंडीशन सीरियस हो जाती, सब वहाँ है बैठे थे। यहाँ तक कि इशिका की पूरी फैमिली वहाँ पर थी। इशिका के दोस्त भी वहाँ, वो इशिका की फैमिली, उसकी मॉम डैड, उसकी बहन भाई सब वहाँ पर थे, और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी रूही की मम्मा की।
वो रो रही थी। एक पल के लिए उशिका की माँ उठती है, उनके पास जाती है, उनके कंधे से पकड़ के कहती है उसे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत केयरिंग वाली बच्ची है, उसे इस तरह जाना नहीं चाहिए और वो जाएगी भी नहीं। इतनी ज़िद्दी तो है आपकी बेटी कि मेरी बेटी का पीछा इस तरह नहीं छोड़ सकती, उसे वापस आना है उसके पास। आपकी बेटी ने मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। उसकी माँ रोते हुए कहती है मेरी बेटी आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती है, वो खुद से भी ज़्यादा उससे प्यार करती है। वो प्यार करती है, वो क्यों नहीं कह रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अब मेरी बेटी की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। वो कहाँ गई है, किस हाल में होगी मुझे नहीं पता, वो क्या कर रही होगी, किस कोने में बैठ के वो रो रही होगी मुझे ये नहीं पता। मैं अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ पर बैठी हूँ, किसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। वो ये दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही हूँ कि उसे कुछ ना हो पाए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मेरी बेटी मुझे सही सलामत नहीं मिलेगी। वो ज़िंदा तो रहेगी पर ज़िंदा में नहीं रहेगी, एक मुर्दा बन के रहेगी। और मुझे इशिका को इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, मुझे अपनी बेटी को इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं देखना है। वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका के ऊपर तकरीबन 20 हो जाते तो पंडिताई कहती है बस, लेकिन इशिका उठती नहीं, वो अब भी मंत्र जाप कर रही थी। जैसे कि उसने कहा था अगर उसने 20 किया है तो मैं 40 करने के लिए तैयार हूँ। तो पंडिताई उसकी तरफ देखकर उसकी चीज़ें समझ कर वो फिर से वही चीज़ दोहराती है जो कर रही थी। तकरीबन 40 बाल्टी पानी उसके ऊपर गिरता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब लोग हैरान थे। कुछ लोग तो वीडियो बनाने की ख्वाहिश रख रहे थे, लेकिन आशा ने उन सबको ऐसे ताड़ा कि सब लोग दूर हट गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है, यहाँ पर किसी की ज़िंदगी के लिए पूजा हो रही है और आप लोगों को ये सोशल मीडिया पर डालने, बकवास बंद करके दूर हो जाइए यहाँ से। मुझे किसी का कैमरा यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए, वरना जितने कीमती आपके मोबाइल है ना वो ज़मीन पर आप सबको मिल जाएंगे। ये जैसे ही सुनते हैं वहाँ पर से जो यंग लड़के लड़कियाँ थी वो हट जाती हैं। वो हटते हुए कहते हैं कमाल है, ये जो कर रही है किसके लिए कर रही है। तब वहाँ पर एक लड़की कहती किसी से प्यार करती है, उसे अपनी प्यार की ज़िंदगी बचाने के लिए ये पूजा कर रही है। तो दूसरी लड़की कहती तुम्हें कैसे पता, अरे कल सुबह जब मैं आई थी ना तो भी एक लड़की इसी तरह की पूजा कर रही थी, लेकिन ये मंदिर नहीं था, वो दूसरा मंदिर था। तुम लोग के मंदिर में घूमते रहते हो। दूसरी लड़की कहती अरे नहीं यार, तुम तो जानती हो ना मेरी मम्मा इनकी कितनी बड़ी भक्त है, ये जहाँ जहाँ जिस जिस मंदिर पर इनके कदम पड़ते हैं उसी जगह पर मेरी मम्मा हमें लेके चलती हैं पूजा के लिए, कुछ आशीर्वाद लेने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। बाप रे, मैं तो ये सोच रही थी उस लड़की ने तो सिर्फ 20 बाल्टी अपने ऊपर गिराई थी, ये तो 40 हो गए। तुम गिन भी रही हो? हाँ बिल्कुल गिन रही हूँ। इसके बाद कहाँ जाना है यार, मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है हॉस्पिटल में, उनके लिए तो सारी पूजा वगैरह हो रही है तो वहाँ जाने वाले हैं हम। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लोग क्या बातें करते वहाँ से हट जाते। आयशा घूर के इशिका को देखती है, अगर उसने ये सब किया है तो क्यों। तो वो सिर्फ देखती है ऊपर, वो सोच रही थी इतना कुछ हुआ है उसके साथ, उसने आज तक उसे बताया नहीं। यानी कि रूही से प्यार ना करने की वजह ये, प्यार करके भी प्यार ना कहने की वजह यही है। प्यार को ना कहना, उसको तकलीफ़ देना, उसे दर्द देना, तो कहीं ना कहीं उसे कई ज़्यादा दर्द तो उसे भी मिला है। मेरे दोस्त ने भी वो तकलीफ़ वो दर्द महसूस किए होंगे, जो तकलीफ़ जो दर्द इशिका ने महसूस, जो तकलीफ़ जो दर्द रूही ने महसूस की, वही दर्द उससे कहीं ज़्यादा शायद इशिका ने सहे हैं। रूही के पास तो उसकी दोस्त थी, मेरी दोस्त ऐसी थी, मेरी दोस्त ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, वो खुद से सोच रही थी। तब पंडिताई की आवाज़ उसके कान में गूंजती है, ये पूजा संपन्न हुई। तो वो उठती है और वो आंखें नहीं खोलती, क्योंकि पंडित ताई ने कहा था अब तुम्हें इसी तरह से जैसे जैसे मैं कहती हूँ कदम बढ़ाते हुए तुम्हें मंदिर के 10 राउंड लगाने हैं। लेकिन वो 10 नहीं, बाकायदा 20 राउंड लगाती है, क्योंकि 10 कहते हैं ना, 1 2 1 11 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 2 होते हैं। तो वो डबल कर रही थी, इशिका रूही के लिए डबल कर रही थी। उसी कपड़ों में, गीले कपड़ों में उस मंदिर के चारों तरफ बहुत गोल घूमने लगती, तकरीबन 20 दफ़ा, 20 चक्कर कह सकते हो कहा चुकी है। और उसे पंडित ताई ने सिर्फ एक सवाल किया था कि तुमने कुछ खाया था अभी से लेकर, जैसे कि तुम उठी हो
तो उसने कहा था सिर्फ हल्की सी का नाश्ता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर भी पंडित ताई कहती है अभी से लेकर 12 या 24 घंटे तक तुम्हें कुछ नहीं खाना है। जब तक तुम्हारी मोहब्बत को होश नहीं आता तब तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। तो सब कुछ कर रही थी, जो जो वो कह रही थी वो कर रही थी। फिर इसके बाद वो मंदिर के अंदर जाती है पूजा करने के लिए, पूजा करती है, हर चीज़ को एक बखूबी करती है। अगर रूही ने 10 किया था तो वो 20 करती है, अगर रूही ने 30 किया था तो 50 करने के लिए बैठ जाती है। और एक पल के लिए भी आंखें खोल के यहाँ वहाँ नहीं देखती, वो अपनी पूरी फोकस उन्हीं मंत्र जाप पर करती है जो पंडित ताई ने उसे कही थी। वो लड़की जो वहाँ पर मंदिर पर उसे मिली थी, तो वो लोग बातें करते करते हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो जैसे जैसे बातें कर रहे थे, आईसीयू रूम के साइड में उनके दादाजी का रूम था, तो वो लोग बातें करते हुए कह रहे थे यार कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, क्या पता कर सकता है, लेकिन आजकल के टाइम पास की दुनिया में ऐसा कोई प्यार करने वाला नहीं है कि किसी के लिए उसकी मौत को अपने ऊपर और अपनी मौत को उसके ऊपर ले ले। क्या बात है, दोनों लगता है बेतहाशा प्यार करते। और कल भी इन्हीं यही पंडित ताई थी जो ये सारी चीज़ें कर रही थी, मतलब मेरी मम्मा की फेवरेट पंडित थी, उनमें से एक है, उनकी सबसे बड़ी शिष्य है मेरी मम्मा। अच्छा, तो तुमने उस लड़की को देखा नहीं? अरे देखा नहीं, हाँ देखा तो है, अरे ये तो अंकल थे कल जो पूजा करवा रहे थे उस लड़की के साथ। जैसे ये सुनते तो सब लोग हैरान थे कि वो इशिका के पापा की तरफ, अप्पा की तरफ क्यों इशारा कर रही थी। तब इशिका की माँ उठती है और उसकी माँ जो रूही की माँ को संभाल रही थी वो फिर से उठती है और नूर को संभालने के लिए देती है उनकी माँ को। वो फिर से उसे साइड हक करके बैठ जाती है और उनके हाथ को मसलने लगती। तो कहती है बेटा अभी तुमने क्या कहा? वो आई एम सॉरी आंटी बट क्या नहीं, फिर पूछो क्या कहा तुमने। वो सारी चीज़ें बताती है और एक एक लफ्ज़ बताती जो जो उसके पापा ने किए थे। इशिका की मम्मा हैरान थी, वो घूर के अपने हस्बैंड को देखती है। वो उनका बस नहीं चल रहा था कि गुस्से में क्या करें, लेकिन एक इज्जत होती है, एक हस्बैंड की रिस्पेक्ट होती है, वरना जिस चीज़ों को सुन रही है इससे तो एक इंसान का खून खोल जाता है। हाँ खून खोलता है। रूही के पापा का तो उसकी तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि उन्हें मारने के लिए। तब रूही की माँ आके उन्हें रोकती, कहती ये क्या कर रही हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की, हिम्मत कैसे हुई, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह संभाला था, एक भी कांटा उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था, और उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। और इस चीज़ को छुपाने के लिए मेरी बेटी ने खुद को पानी के टब में बिठाया था ताकि हमें पता ना चले कि उसने क्या कांड किया है। और जहाँ पर सब हैरान थे वो सब परेशान थे और हम मिस्टर अय्यर सर झुका लेते हैं। वो कहते हैं अब देखो किस कदर मासूम बन के खड़े कि जैसे कि कुछ किया नहीं इन्होंने। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना मिस्टर अय्यर, याद रखिए आपकी 7 नस्लों को ख़त्म कर दूंगा मैं। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा गुरूर है, मेरी ताकत है। और आपने आज मेरी बेटी को इस कंडीशन में ला के खड़ा किया कि सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को कुछ ना हो, तुमने मेरी बेटी का बलि चढ़ा डाली। मेरी बेटी को बलि का बकरा बन के उसकी गर्दन पर चाकू रख के उसे हलाल करने की कोशिश की, तुमने ख़त्म करने की कोशिश की। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसकी माँ उसे दूर बेटा, उसकी माँ उसे कहती है आपकी बेटी ने जो कुछ किया खुद से किया है, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की होगी। आपकी बेटी ने अपनी खुशी से ये सारी चीज़ें की है। उसकी बलाएँ, उसकी मुसीबत उसने अपने सर पे ली है, ये सच है। इसलिए हमारी बेटी रूही उससे बहुत प्यार करती है। अगर उसे पता चला उसकी मोहब्बत की जान खतरे में, अगर मुझे भी पता चलता ना कि जब आप पे पर कोई कठिन संकट कुछ भी आ जाए तो मैं भी वही करती जो मेरी बेटी ने किया है, और आप भी वही करते अगर जब आपको पता चलता कि मेरे सर पर कोई मुसीबत मंडरा रही है। करते ना, प्यार ऐसे ही होता है, प्यार ऐसे ही होता है। अब हमारी बेटी की ज़िंदगी कोई मत नहीं, लेकिन उसे कुछ होगा नहीं, इस बात की यकीन है मुझे। उसे जीना होगा। उसने भले सारी बुराई, सारी चीज़ें उसने अपने ऊपर ली है ना, बिल्कुल ली होगी, लेकिन उसे कुछ हो नहीं सकता, इस बात का यकीन रखिए। तब वो लेडी कहती है, तब वो लड़की कहती है आई एम सॉरी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी शायद दूसरी लड़की भी को भी मैंने देखा है इनके साथ। जैसे ही ये सुनते मिस्टर अय्यर सर उठा के उनकी तरफ, उस लड़की की तरफ देखते तो कहते क्या कहा तुमने? हाँ,
मैंने उस लड़की को भी आपके साथ देखा था मंदिर में, शायद 1-2 दफ़ा देखा था। वही लड़की वो पूजा कर रही, जो पूजा उस लड़की ने सुबह कल रात को की थी। जैसे ये सुनती है, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल आती है और हैरान से उस लड़की की तरफ देखते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक की मम्मा उस लड़की को पकड़ के पूछती कि कहाँ देखा है तुमने? तो बताती कौन सी मंदिर में? तो कहती इस मंदिर पे। हाँ, वो बिल्कुल वही सी चीज़ें करे, लेकिन उससे डबल कर रही है। जैसे कि अगर उस लड़की ने अपने ऊपर 10 बाल्टी या 20 बाल्टी गिराई होंगी, तो 40 बाल्टियाँ खुद पर गिरा चुकी हैं। वहाँ सब शौक थे। जो कह रही थी, जो लड़की कह रही थी सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी थी। कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है, आज पता चला। तो उसकी माँ कहती है, और ये पूजा किस लिए कर रही है, ये तुम्हें पता है? हाँ, मैं तो वहाँ थी जब पंडित उस लड़की से सारी बातें कर रहे थे। वो सारी चीज़ें बताती है, ए से लेकर जेड तक बताती है। और उसे ये भी बताती है कि उसके मतलब उनके अप्पा है शादी हैं, उनके अप्पा ने क्या किया और क्या नहीं किया, और पंडित ताई ने क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताती है। उसके अप्पा जाने ही लगते तो मिसेस अय्यर उसका हाथ पकड़ के कहती, अभी नहीं, उसे उसके अपना काम कम करने दो। तुम पागल हो क्या? वो अपनी जान को खतरे में डाल रही, तो क्या आपको क्या लगता है आप जाके उसे रोकेंगे, वो रुक जाएगी? अभी तो वो इतने गुस्से में, उसके सामने अगर आप गए ना तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो अपनी चीज़ें तोड़ेगी नहीं, वो कुछ भी नहीं तोड़ेगी। और जिस लड़की की आप कह रहे हैं ना ज़िंदगी को खतरा, उसकी ज़िंदगी वहाँ उन मशीनों में सांस ले रही है जो ना लेने के बराबर है। वो है उसकी ज़िंदगी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो आप अपनी बेटी को खो देंगे मिस्टर अय्यर। मैंने कहा था आपसे कि इन चीज़ों को सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन आपने किया। इससे तो यही लगा था कि हाँ, अब मेरी बेटी के ऊपर जो मुसीबत थी, जो चीज़ें थी, वो उस लड़की ने अपने ऊपर ले ली, तो अब उसकी ज़िंदगी को बचाने की भी जिम्मेदारी उसकी मोहब्बत की है, यानी क्या हमारी बेटी इशिका के ऊपर है। और मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, आपको हो या ना हो। अगर वो डबल कर रही है, ट्रिपल कर रही है, इससे ज़्यादा करेगी, करने दो। वो उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना मैं जाऊँगी ना आप जाएंगी। लेकिन हिमा वहाँ से निकल जाती है, वो भागते हुए उसी मंदिर तक पहुँचती है जिस मंदिर के बारे में उस लड़की ने बात की थी। जैसे ही मंदिर पे पहुँचती है, वहाँ देखती है आयशा को, जो बाहर खड़े ये सारी चीज़ें देख रही थी। आयशा के पास पहुँचती कहती, सॉरी गाइस, आयशा नहीं, सपना। शायद कब से मिस्टेक कर रही हूँ, नामों की मिस्टेक अक्सर मुझसे होते हैं, सॉरी। बट सपना, वहाँ सपना खड़ी थी। सपना को देख कर वो उसके पास जाती है, वो कहती दी ये क्या हो रहा है? जब सपना हिमा को अपने पास देखती तो हैरान हो जाती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सारी चीज़ें बताती कि हॉस्पिटल में इस तरह बातें हो रही थी, तो वो यहाँ आ गई। दी ये सब कुछ मत कहो, सिर्फ देखो, वो सब कुछ कर चुकी है, और भी चीज़ें बाकी हैं। और पंडित ताई ने कहा है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसे करनी है। क्या मतलब? अब मुझे नहीं पता, जैसे जैसे चीज़ें करेंगी वैसे वैसे पता चल जाएगा कि वो क्या करवाने वाली है। फ़िलहाल तो ये 40 बाल्टी, ये चक्कर मस्जिद के चारों तरफ, वो क्या कहते हैं, हाँ यार, आप रिलैक्स रहेंगे, आप पैनिक क्यों हो रहे हैं? तो मैं क्या करूँ, इसकी कंडीशन देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए। मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर, दिमाग चर्च भी तक भी कहने के लिए तैयार हो। यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मेरे दोस्त को इस कंडीशन में देखकर। पहली दफ़ा मैंने अपने दोस्त को इस तरह देखा। तुम्हें पता है वो किस तकलीफ़ में है, हमें नहीं पता था। वो किस दर्द में है, हमें नहीं पता था। वो क्यों रूही को इनकार कर रही थी, क्यों रूही से दूर रहती थी, ये हमें नहीं पता था। अब जब पता चला ना तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे खुद पर गुस्सा इतनी हद तक आ रहा है कि मैंने आज तक अपने दोस्त को समझा ही नहीं। मैं कैसी दोस्त हूँ, कैसी दोस्त हूँ कि उसकी तकलीफ़ को मैंने नहीं समझा। मैंने सिर्फ ये समझा कि वो जानबूझ के रूही को इग्नोर कर रही है। मुझे नहीं पता था वो इतनी गहरी सोच रखती है। और मुझे ये तक नहीं पता था कि 3 साल पहले की बात उसने अपने दिल दिमाग पर अब तक रखी है। हाँ, जिस तरह इन्होंने कहा था वो सब कुछ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उस डर ने उसके अंदर घर बना दिया था। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ से पहले इनके पास आके वो सारी चीज़ों के बारे में पूछती कि क्या सलूशन है, कैसे सलूशन, किस तरह हम इन चीज़ों से निकल सकते थे। इस कदर इस तकलीफ़ में से रहना नहीं पड़ता।
और इतना यकीन से कह सकती हूँ, रूही पहली लड़की है जिसने इशिका के दिल पर दस्तक दी है, जिसने इशिका के दिल पर इस कदर राज किया है ना कि कोई और नहीं कर सकता। काश ये बात मुझे पहले पता होती है। आप रिलैक्स रहे ना, कूल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पानी का हो गया था, मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा ली थी, अब पूजा कर रही है और उसका ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोकस उन मंत्र पर होना चाहिए जो पंडित ताई कह रही है, उन्हीं पर होना चाहिए। इसके बाद उन्हें क्या करना है अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। उन्होंने सिर्फ ये 3 चीज़ें मेरे सामने दोहराई हैं। इसके बाद उन्होंने उससे क्या कहा मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है मुझे। तो है वो खामोश थी। जब पूजा ख़त्म होती है पूरी तरह से, तब पंडिताई कहती है अब तुम यहाँ से सीधा गोल गोल मतलब लेट के जैसे कि करवटें बदलते बदलते गोल गोल घूमते घूमते मंदिर के अंदर तक जाओ। जब ये सुनती है तो सपना सामने आके कहते ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सपना की बात का वो कंप्लीट करने से पहले ही इशिका ज़मीन पर लेट जाते हैं और ज़मीन पर लेटते हुए ही जैसे ना मार गोल जाता है वैसे वैसे रेंगते हुए वो मंदिर के अंदर जाने के उसे कई जगह पर लग जाते हैं, चोटें उसे बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ज़मीन पर अलग अलग जगह पर कुछ जगह पर कंकर थे, कुछ जगह पर कुछ कांटे थे, कुछ जगह पर बहुत सी चीज़ें थी जो उसे चुभ रही थी, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। और पंडित ताई कहती है तकरीबन तुम्हें 10 बार ये करना है, लेकिन वो 10 बार नहीं पूरे 20 बार करती है। उसकी पूरी बॉडी पर जहाँ जहाँ वो चीज़ें लग रही थी वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। और जो कुछ कर रही थी रूही के लिए कर रही थी, रूही के लिए। इशिका की इस कंडीशन को देखकर सपना क्या करती है, वो उन रास्ते पर जाने लगती जहाँ पर वो लेट के जा रही थी। वो क्या करती है, उस जगह पर पत्थर वगैरह थे उन्हें साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित ताई कहती नहीं ये नहीं कर सकती तुम, ये पूजा इस तरह नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी दोस्त को पहले ही कहा था ये कठिन पूजा है और इस कठिन पूजा को अगर करने के लिए तैयार है तो कर सकती है। और मैंने तुम्हारी दोस्त को सारी चीज़ें बताई जो उसने तुम्हें नहीं बताई, उसने सिर्फ तुम्हें 3 चीज़ें बताई हैं, बाकी इसे आगे क्या करना है इसे मैं बताने वाली हूँ और तुम सुनने वाले हो। और जब सपना ये सुनती तो कहती इससे आगे क्या करने वाली है, बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत है बेटा। इसे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तप क्या कहते हैं वो तपस्या बहुत गहरी करनी पड़ेगी, कहीं जाकर शायद इसे सबकी मोहब्बत मिल जाए, लेकिन मिले या ना मिले इसकी नीयत पर है। इसकी नीयत पर डिफरेंट करता है कि उसको इसकी मोहब्बत मिलेगी या नहीं, वो मोहब्बत जो उसकी है सच्ची है या नहीं। मेरी दोस्त इतना सब कुछ करी, अभी भी आपको डाउट है? डाउट तो मुझे नहीं है ना, मेरे डाउट से कोई मैं डाउट करूँ या ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला डाउट ना करे इस बात का फ़र्क है। ये क्या बात हुई? वो सिर्फ देख रही थी। तकरीबन 20 चक्कर काटती है इशिका, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, इसी तरह लेटते लेटते। फिर जब वो ये सब ख़त्म करती थी तो पंडित ताई उसे खड़ा करने के लिए कहती, उसे कहती अब फिर से जाओ मंदिर के 10 चक्कर लगवाओ। तो हैरान थी वो भी। वो उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, उसके पैरों में जूते नहीं थे, उसके पैरों में कुछ भी नहीं थे, बस थे वो कपड़े जो सपना लाई थी उसके लिए। उसके पाँव में चप्पल कुछ भी नहीं था, उसके जिस्म की सारी जगह पर पत्थर के लगने की वजह से छोटे छोटे छेद हो चुके लग चुके, उसके सारे कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। सपना देखकर हैरान थी, ये वो इशिका है जो टिप टॉप लेती थी, हर चीज़ को परफेक्ट रखती थी। आज वो किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में वो ये पूजा कर रही है, किस कंडीशन में ये सारी चीज़ें कर रही है। वो हैरान थी, उसकी आंखों से 2 आंसू निकल आते हैं और वो हाथ जोड़ के मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। कह सकती हूँ उनकी देवी माँ के सामने वो खड़ी हो जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है मेरी ज़िंदगी में आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, सब कुछ मुझे बिना मांगे सब कुछ मिला है, लेकिन अगर आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ ना तो मेरी दोस्त की ये खुशी दे दीजिए। वो उससे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आज जिस कंडीशन में मैं अपनी दोस्त को देख रही हूँ इस कंडीशन में देखा नहीं जा रहा मुझे मेरी दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इशिका को सजते हुए देखा है, संवरते हुए देखा है, वो लड़की जो कभी नंगे पाँव घर के अंदर कदम नहीं रखती है, नंगे पाँव घर के अंदर
चल कदम नहीं करती, आज वो अपने ज़ख्मों की बिना परवाह किए वो किस तरह से आपकी पूजा कर रही है, आपकी साधना कर रही है। प्लीज़ 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 हो सके तो उनकी मोहब्बत उसे दे दो प्लीज़। ये कहकर वो रोने लगते हैं। यहाँ तक कि हेमा भी उनके साथ खड़े होकर वो ऐसी चीज़ें कहती जैसे कि सपना ने कही थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर इशिका की मोम इशिका के पापा को सिर्फ देख रही थी और सिर्फ इतना कहकर वहाँ से जाके अपनी जगह पर बैठ जाती है और फिर कहने लगती है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आज उस लड़की को कुछ भी हुआ ना तो अब हम अपनी बेटी को खो देंगे और मुझे अपनी बेटी को खोना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जाइए पूजा कीजिए, कुछ भी करिए, बस इतना करिए कि उसकी रूही को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। वहाँ दूसरी तरफ आईसीयू रूम में रूही की दिल की धड़कन कभी तेज़ हो जाती है। अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वही दूसरी तरफ सारी चीज़ें करने के बाद पंडित ताई की आवाज़ फिर से इशिका के कानों में आती है, अब तुम ये काम करो। उसके हाथ में कुछ चीज़ें देते हैं। ये पानी है, पानी जो तुम्हें रूही को पिलानी है, सिर्फ 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं। 2 कतरे उसके होंठों पर रखने हैं और यहाँ से लेकर वहाँ तक तुम्हें पैदल जाना है, नंगे पैर जाना है। लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। वो उस जगह पर लाती है जहाँ पर थोड़ी जगह पर आग, जैसे कहते हैं ना आग जलाने के बाद वहाँ पर कोयला जले हुए रखते हैं, वैसे ही इसे पार करके तुम्हें जाना पड़ेगा। इन जलते हुई कोयला में पाँव रख कर तुम्हें अपनी रूही तक पहुँचना है। गिर सकती हो, आग में पाँव जलेंगे, गिरने की भी चांसेस हैं, लेकिन ये मंत्र पढ़ते पढ़ते तुम्हें यहाँ से जाना है। सपना कहती ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसने जो चीज़ मांगी है ऊपर वाले से, अपने मोहब्बत को मांगा है, कोई सस्ती चीज़ तो नहीं मांगी है ना। अब इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कम तुम सोच रहे हो, ये नहीं सोच सकती इन चीज़ों को। उसे ज़्यादा लगे तो कम लगे ये नहीं सोचना। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए, बिना तुम एक और खुशकिस्मत लड़की हो जिसने बिना मेहनत किए अपनी मोहब्बत पा ली। इशिका वो बदकिस्मत है लेकिन कुछ किस्मत भी बन सकती है जो अपनी मोहब्बत को इन चीज़ों से पा रही है। उस लड़की ने भी तो की है ना इसके लिए, उस लड़की ने थोड़ी सी की, हाँ थोड़ी सी, लेकिन इसकी कुंडली उसने इसकी मौत को अपने ऊपर लिया है। इसका मतलब समझती हो बेटा? इसका ये मतलब है अगर ये पूजा थोड़ी सी भी कम करो, थोड़ी सी ज़्यादा करो, इसके ऊपर डिफरेंट नहीं करता। डिफरेंट विद यू नीयत, तुम्हारी नीयत पर डिफरेंट करता है कि तुम मेरी नीयत कैसी है, तुम्हारी नीयत पे कोट है या कुछ। ये सब कुछ ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ नीयत। प्यार सच्चा है, इश्क सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है। तुम पता तुम लोग किस रिश्ते पे जा रहे हो? तुम उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते के बारे में लोग मानते नहीं हैं, लोग मानते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है ये चीज़ें आजकल कर रहे हैं लोग। लड़की लड़की से प्यार करती है, शादी तक करते हैं। हम तो इन चीज़ों को आप लोग को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर जो लड़का एक लड़की से प्यार करे, उनके ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो उन्हें भी इसी तरह इम्तिहान देना पड़ेगा। उस इम्तिहान में पास फेल होना उनकी तकदीर पर लिखा है, उनकी मोहब्बत की सच्चाई पर लिखा है, उसकी मोहब्बत की आस्था पर लिखा है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी, अगर झूठी है तो तुम्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही तुम्हें अपनी मोहब्बत को हासिल करना है। और इशिका, मैंने जैसे कहा वैसे करना, बिना किसी की तरफ देखे हुए आंखें खोल कर जब इस कोयले पर तुम कदम रखोगी तो जलते हुए कोयले पर जब तुम कदम रखोगी तो तुम हर लम्हे एक ही लफ्ज़ कहना, तुम्हें इशिका से प्यार है और उसकी मौत को अपनी मौत से लड़ने की शक्ति। कहते हैं ना कि अगर हमें किसी से प्यार होता है तो उसकी मौत को हमें पीछा छुड़ाना होता है। तो यही समझो यमराज से तुम उसकी ज़िंदगी को मांग रही हो और हर एक लफ्ज़ में सिर्फ इतना कहना कि मैं इशिका अय्यर अपनी मोहब्बत रूही सिंह से बेतनाशा प्यार करती हूँ। उसकी ज़िंदगी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी चाहे इसके लिए मुझे इस आग पर चलना ही क्यों ना पड़े। इस आग से गुजरते हुए मैं अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। मेरी मोहब्बत मुझे सौंप दो, मेरी मोहब्बत मुझे दे दो।
ये लफ्ज़ तुम्हें कहने हैं और ये कहते कहते तुम्हें हॉस्पिटल तक जाना है और आईसीयू रूम में जहाँ तुम्हारी मोहब्बत लेटी हुई है वहाँ पर जाके तुम्हें इसके कुमकुम से, इस जली हुई राख से जिस पर तुम चल रहे हो, उसके छोटे कुछ चीज़ें राख हमने बाहर रखी हैं और ठंडी हो रही हैं। जब तक तुम अपनी मंजिल तक ये क्लियर मतलब ये सब चीज़ें करोगी, तब वहाँ पहुँचते ही तुम्हें वो राख उठा के उसमें एक कागज़ में डालना है। एक कागज़ ये खाओ, एक सिंदूर की डब्बी में डालना है। उसे लेकर कुमकुम, हल्दी, चोर, चावल, ये सारी चीज़ें उस डब्बे के अंदर पहले से हैं। उन्हें मिला के तुम्हें उसके माथे पर ये रखना है और सिर्फ 2 कतरा पानी उसके होंठों पर लगानी है। फिर देखते हैं क्या होता है। इन 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारे लिए भी क्रिटिकल है ऋषिका, तुम्हें भी बहुत कुछ हो सकता है इसके बाद। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अगर मेरी मौत हो, उसी की ज़िंदगी हो, तब भी मुझे मंजूर है, लेकिन शायद उसे मंजूर ना हो। इसलिए तुम दोनों को जीना होगा एक दूसरे के लिए। तो तुम दोनों सिर्फ तुम ये कहती जाना कि तुम्हें दोनों को ही जीना है। अगर ज़िंदा रखना है तो दोनों को रखे, अगर मारना है तो दोनों को साथ में मारे। एक के लिए दूसरी ज़िंदा रह सकती, लेकिन ज़िंदगी मौत के बराबर होगी। ऐसी ज़िंदगी चाहिए नहीं। अगर रखना है ज़िंदा तो हम दोनों को रखो, अगर मारना है तो हम दोनों को मार दो, ले जाना है तो हम दोनों को ले जाओ। ये सब कहते कहते तुम जाना। सपना उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन सपना की तरफ से इतना कहती, अगर आज तुम्हारी रूही के बारे में ये सारी चीज़ें होती तो क्या तुम रुकती? तो सपना चुप हो जाती है, तो कहती यही तो मोहब्बत है। तो वो वैसे ही करती जैसे पंडित ताई ने कहा था। और मैं आपको बता दूँ, रूही ने जो कपड़े पहने थे वो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क थे, जिससे नहाने की वजह से, ये सारी चीज़ें करने की वजह से उस पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके क्लेवेज वगैरह सब कुछ छुप चुके थे, क्योंकि वो सपना लाई थी उन कपड़ों को ऐसे थे। लेकिन हाँ, अब जगह जगह पर कुछ चीज़ें लगने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था, क्योंकि वो ज़मीन पर लेट के ये सारी क्रियाक्रम कर रही थी, मतलब मंत्र वगैरह चीज़ें कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी, एक हिस्सा ऐसा भी नहीं है जहाँ से खून के कतरे नहीं निकले, नज़र नहीं आ रहे थे उसके बॉडी से। लेकिन हाँ, उसके पाँव पर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लग चुकी है, उसमें से ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। जैसे ही वो उसको चलते हुए कोयला पर एक कदम रखती है तो पीछे और जाती है, लेकिन जैसे पीछे होने वाली होती है तो भी पंडित ताई कहती है, ये कदम जो आगे रखा है इसे आगे बढ़ाना, पीछे मत लेके जाना, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी गहरी सांस लेती है और उसके ऊपर कदम रख देती है। उसका पाँव जल रहा था, हर कदम में उसके साथ जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है। जैसे कि पंडित ताई ने कहा था, अगर तुम पीछे गई तो सब कुछ ख़त्म, और अब वो पीछे नहीं जा सकती, अब उसे आगे जाना होगा, आगे से आगे। जलते कोयले कहाँ तक थे? जलते कोयले मंदिर के पार तक थे। मेन रोड जब आती है तब ये जलते हुए कोयले ख़त्म होते हैं। तो अब वहाँ से वो रुकती नहीं है, उसी तरह से उसी मंत्र को बोलते होते वो जा रही थी। उसके बदन से, उसके पैरों से चाले हो चुके हैं, जो ज़ख्म जल रहे हैं, उनकी परवाह ना करते हुए वो उसी तरह से न तेज़ चलती है न स्लो चलती है, दरमियानी चलने लगती है। तो सपना और रीमा उसके साथ थे। हर एक कदम पर वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो चलती जाती। जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है, गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब सपना आके उनको हटाती है, कहती बीच में मत आना। वो इशिका रुकती नहीं, उनसे गार्ड की भी चीज़ें की परवाह नहीं थी, वो चलती जा रही थी। जैसे ही आईसीयू रूम के करीब जाती है, जब उसकी कंडीशन देखते सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि रूही के फ्रेंड जो वहाँ पर बैठे थे, अंकल आंटी को संभाल रहे थे, वो सब खड़े हो जाते हैं। सब लोग के खड़े होने के बाद जब रूही की मॉम डैड दरवाजे की तरफ देखते तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वो उसे इशिका को देखने लगते। वो इशिका जो इनके घर एक दफ़ा आई थी, जो जिस तरह प्यारी लगी थी, अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो जीत और हार के बीच में है। अगर जीती तो उसकी सब कुछ उसको मिल जाएगा, अगर हारी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह वो रुकती नहीं है। वो आईसीयू रूम की दरवाजे की तरफ आती है, वो दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है, ज़ोर से। तब वहाँ पर सपना की दी आती, कहती ये क्या कर रही है शिका, तो तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ टच करने वाली थी तो सपना उनका हाथ रोक देती, उसे टच मत कीजिएगा प्लीज़ दी। अब दरवाज़ा खोलिए, उसे डॉक्टर नर्स को कहिए दरवाज़ा खोले, जल्दी कीजिए दी।
तो उस दरवाज़ा खुलवाने के लिए गई थी, तो अंदर से दरवाज़ा नर्स खोलती, तब सपना की मम्मा अंदर थी। तो जब इशिका को देखती तो वो भी हैरान हो जाती। इशिका ना दाएं देखती है ना बाएं, सीधा जाती बेड के पास, और बेड के पास जाती है, जो बॉक्स उसने दिया था पंडित ताई ने, जैसे कि उन्होंने कहा था, उसे जाकर सीधा उसके माथे पर लगानी है और उसके कुछ कतरे पानी उसको पिलानी है। एक दो कलश थे, एक में सिंदूरदानी थी, दूसरे में एक कलश में पानी था। तो वैसे ही करती है पंडित ताई, जैसे जैसे वो कह रही थी वैसे करती है। और उसके अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी हो सके, लेकिन वो फिर भी खड़ी होकर ये सारी चीज़ें कर रही थी। उसमें हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी, सब कुछ जैसे उसके हाथ में थे लेकिन हाथ में नहीं होने के बराबर थे, उसके हाथ से जैसे फिसल रहे थे। वो ये सब करती है, फिर से कान में उसकी तरफ झुक के कहती है, आई लव यू रूही, आई रियली लव यू। जीना है तो साथ जिएंगे, मरना है तो साथ मरेंगे। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें ज़िंदा रहना है मेरे साथ, अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना है मेरे साथ। बस ये 3 लफ्ज़, और इन चीज़ों के कहने के बाद सिर्फ एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, आई लव यू रूही। और जिस तरह से ज़मीन पर गिरती है भाई साहब, उसके गिरने से सब लोग परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। और अब सपना खुद को रोकती नहीं, वो पूरी तरह से आके उसे संभालने लगती, लेकिन वो पूरी तरह से गिर चुकी थी, उसके जिस्म के हिस्से से खून निकलने लगता है। तो अब सपना की माँ सपना की तरफ देखने लगती, तो अपनी बेटी को इशारा करती है। वहाँ से कुछ वार्ड बॉय आके उसे उठाते हैं और दूसरे साइड में लेटा देते हैं, उसी आईसीयू रूम के अंदर। उसे बाहर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सपना ने कहा था। सपना कहती है, मॉम इन दोनों को एक साथ रखिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। अब दोनों को जीना है तो एक साथ जिएंगे, अगर मरना है भी तो एक साथ मरेंगे। अब सब कुछ इनकी ज़िंदगी इनके हाथों में, तो इन दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए। जब ये इसकी माँ सुनती को, साइड में एक और बेड था जो खाली था, तो उसी बेड पर इशिका को लेटा दिए जाते। अब सब लोग बाहर निकल आते हैं। अब कंडीशन ये थी कि 2 लोग थे, 2 मोहब्बत करने वाले लोग थे, लेकिन दोनों के लिए 24 घंटे। इन 24 घंटों में या तो खुशी से आंखें खोलें या तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लें, यही मिसाल थी। अब सब बाहर आते, जब सपना की मोम आती है तो उससे पूछती है, क्योंकि सपना की मोम को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि कब से लेकर अब तक वो रूही को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो जब बाहर आती है अपनी बेटी को कहती, ये सब क्या है, इशिका की ये कंडीशन कैसी है। जो इशिका जब खेना स्टार्ट करती है भाई साहब, वहाँ पर जितने भी जो इशिका की कंडीशन के बारे में सपना कहना स्टार्ट करती है भाई साहब, वहाँ पर जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि उसकी दोस्त रूही नूर जो गुस्से में थी, जो गुस्से में इशिका के पापा को देख रही थी, अब उसकी आंखों में नरमी आ जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से नरमी आ जाती है, और वो सारी चीज़ें बताती है। यहाँ तक कि वो अपनी मोम को ये भी बताती है कि मिस्टर अंकल अय्यर ने क्या किया था। तो वो आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे पता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो इशिका को रोक रही है अपनी मोहब्बत के पास जाने से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो चीज़ इतनी बड़ी है। अब मेरे लिए हैरान हूँ, मैं किसको बचाऊँ, किसको। दोनों ही जीना चाहिए एक साथ चाहते हैं, और दोनों ही मरना चाहते हैं, एक साथ मरना चाहते हैं। अब आप दोनों बताइए मिस्टर अय्यर, आप बताइए, आपकी वाइफ को छोड़ दीजिए, आप बताइए अब मैं क्या करूं, बताइए। मेरी बेटी ने कहा था, जब मुझसे कहा था ना कि इशिका प्यार तो करती है लेकिन कह नहीं पा रही है, वजह को है उसे पता नहीं। अब जब वजह पता चला है तो वो सही थी, हाँ इशिका सही थी। क्यों उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करे, जो उसे पता है उसके करीब आने से, उसके पास रहने से उसे मौत मिल सकती है। उसके घर वालों को क्यों रोता बिलखता वो छोड़े। बिल्कुल सही किया है इशिका ने, लेकिन आपने जो किया वो गलत किया, बिल्कुल गलत। आप ही की बेटी है इशिका, उसकी खुशी आपके लिए मायने रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने बिना सोचे समझे एक लड़की की ज़िंदगी मौत में डाल दी है। बस दुआ कीजिए कि दोनों एक साथ आंखें खोलें, वरना ये 24 घंटे। अब वो अपनी दोस्त की तरफ देखकर आंखें में आंखें डाल के कहती, ये 24 घंटे इन दोनों के लिए कठिन है। ये 24 घंटे इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, 1 2 दिन हो जाते, 24 घंटे में तकरीबन कह सकते हो 20 घंटे तो आराम से गुजर जाते, लेकिन दोनों की कंडीशन वैसी ही थी जैसी थी। हाँ फ़र्क इतना था, इशिका के कपड़े चेंज किए गए थे, इशिका की पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ रैशेज थे, जहाँ ज़ख़म थे, वहाँ पर उनकी क्लीन अप करके दवाई वगैरह लगा दिए चुके थे। बहुत सी जगह पर इतने ज़ख़म नहीं थे, लेकिन पैरों के नीचे, पैरों की हथेली के नीचे
पैरों के नीचे और पाँव की एक साइड में जहाँ कट लग चुकी थी वहाँ पर थोड़ी सी दर्द है, लेकिन बाकी पूरी बॉडी पर हल्की फुल्की चोटें के निशान थे। जहाँ से चोट ने थोड़े खतरे से ब्लड निकले, लेकिन उन्हें सारी क्लीन कर चुकी थी। लेकिन वहाँ की ये 24 घंटे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। इन तीनों के लिए वो सब लोग जाते हैं, एक साथ जाते हैं पंडित ताई के पास। इशिका की मॉम, इशिका के पापा, रूही की माँ भी जाती है, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। जब वहाँ जाते तो देखते पंडित ताई वहाँ ना थी, वहीं नहीं थी। तो वो पूछने लगते, तो उन्होंने कहा वहाँ से कुछ पंडित कहते उनका ठिकाना तो एक तो नहीं हो सकता ना, उनका ठिकाना हज़ारों होते हैं। अब वो कहाँ गई है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जाने से पहले उन्होंने एक चीज़ लिख के दी थी हमें, कहने लगी थी कि 4 लोग आएंगे यहाँ पे, इन चारों लोगों को ये खत देना। तो जब वो ये सुनती है तो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि थे इशिका के मॉम डैड, और इशिका के मॉम डैड थे और रूही के मॉम डैड थे। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते, तो पंडित ताई के खत उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वो खत थी जिसमें लिखा था, हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आओगे, लेकिन मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। आज आप जिसको मेरी ज़रूरत थी मैं उसके पास आ गई थी, अब मैं आगे जा रही हूँ। शायद किसी और दो दिलों को मेरी ज़रूरत पड़ जाए, किसी और दिल को टूटने से बचाऊँ या जुड़ने से लगा दूँ, ये मेरे ऊपर है। लेकिन उसके लिए भी मुझे ऊपर वाले की आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरा काम यहाँ ख़त्म होता है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहना है, ये 24 घंटे ही आपकी बेटी और बेटियों की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी मोहब्बत सच्ची है, जो रूही है उसने अपनी मोहब्बत साबित की है, उसे इशिका की मौत को अपने ऊपर ली है, अपनी मौत को और उसकी मौत को एक साथ मिला के उसने इशिका को ज़िंदगी दी है। तो ये 24 घंटे उसके लिए क्रिटिकल हैं, तकलीफ दे हैं आप सबके लिए, लेकिन है अभी जो थोड़ी देर पहले रूही की कंडीशन के बारे में मैंने जाना है, उसके लिए कंटेंट है। क्योंकि मैं फिर से कहती हूँ, उसने अपनी ज़िंदगी और मौत और इशिका की ज़िंदगी और मौत को दोनों को एक करके अपनी ज़िंदगी इशिका को दी है और अपने लिए मौत चुनी है। और अब इस वक्त वो कठिन कंडीशन उसकी क्रिटिकल है, ये है। और इशिका जो अभी थोड़ी देर पहले पूजा करके सब कुछ करके गई है, उसने एक भी चीज़ मिस नहीं की है रूही के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि उसे जीना है उसके साथ, उसे मरना है उसके साथ। उसने पूजा की है, उस पूजा में उसने ये कहा है, अगर जिएंगे तो दोनों साथ जिएंगे, तो मरेंगे दोनों साथ मरेंगे। तो ये है उन दोनों की पूजा। दोनों का प्यार सच्चा है, मेरी नज़रों में तो सच्चा है। अब ऊपर वाले की क्या फैसला, ये तो ऊपर वाले ही जाने। उसने इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी में क्या लिखा, ये तो दोनों ही उन ऊपर वाले ही जाने इन दोनों की बच्चों की तकदीर में क्या लिखा है। लेकिन हाँ ये क्रिटिकल है, ये तो 20 घंटे चले गए हैं, लेकिन अभी आगे भी जाना है, आगे भी सफ़र करनी है उन्हें। अब ये 4 घंटे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन से कठिन अब शुरू होने वाला है। ये जो 20 घंटे गए ये तो आराम से गए हुए, लेकिन अब जो शुरू होने वाला है ना वो कठिन है। और हाँ जहाँ मैं जा रही हूँ इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करने जा रही हूँ, जहाँ पर 20 से 25 पंडित होंगे, जहाँ 20 से 25 पंडिताई होंगी और 20 से 25 पंडित होंगे, यानी कि टोटल होंगे 50। इन 50 के मंत्र से चीज़ों से अगर उन्हें ज़िंदगी मिली तो मैं कुछ किस्मत कहलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पूजा है जो मैं करने जा रही हूँ। और मुझे यहाँ रुक कर नहीं करना, इसे चलते चलते मुझे ये करना है। और जहाँ से मेरा एक मंदिर पड़ेगा तो मुझे वहाँ जाके उस सारे पंडितों को बुला के उस जगह पर ये पूजा ये हवन करनी होगी, और इसमें कोई विधा ना आए, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ बस अपने ऊपर वाले से दुआ करो कि आप दोनों की बच्चियों को कुछ ना हो, अगर जीना है तो साथ जिएंगे वरना तो नहीं। जब ये सब पढ़ते तो फिर से नाकामी से वो हॉस्पिटल आ जाते। अब भी दोनों की कंडीशन वैसी थी जैसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब रूही के नाक से खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती तो हैरान हो जाती। वही दूसरी तरफ इशिका के साथ भी सेम चीज़ें होने लगती हैं, जो चीज़ें हो रही थी दोनों के साथ सेम हो रही थी। तो डॉक्टर आयशा की मम्मा हैरान थी, तो हैरान से अपनी बेटी की तरफ देखती है, क्योंकि इस वक्त उनके साथ उनकी बेटी और उनकी बहू थी। तो ये कहते मॉम ये क्या है, जो कुछ रूही के साथ हो रहा है वो इशिका के साथ हो रहा है।
अगर रूही के नाक से खून बह रहा है तो इशिका के भी नाक से खून बह रहा है, और रिपोर्ट सारी इस ओके, सारी रिपोर्ट ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तब उसकी मम्मा कहती है अब लड़ाई, असली जंग शुरू हो चुकी है बेटा। कि क्या मतलब मम्मा। तो कहती जो पूजा इन लोगों ने की है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 घंटे तो मामूली थे, अब इन 4 घंटों में इनके साथ क्या क्या होने वाला है ये दोनों ही जाने। या दोनों एक साथ आंखें खोलेंगी या दोनों एक साथ अपनी सांसें छोड़ेंगी। तो सब शौक, जब ये सुनती ये सपना, जो सपना अंदर थी, वो अपनी मोम के पास कहती मोम ये आप क्या कह रही हैं। आप लोग डॉक्टर इस तरह से, देखो बेटा हम डॉक्टर हैं लेकिन हमसे भी ऊपर एक और है इंसान जो हम सबको चला रहा है, हम सबको हम सबके साथ खेलता भी है, शरारतें भी करता है, सब कुछ करता है, हमें जिंदगियाँ भी देता है, हमें मौत भी देता है। तो ऊपर वाला है, अगर उसने इशिका और रूही की ज़िंदगी में ये लिखा है तो हम में से कोई रोक भी नहीं सकता। अगर उन्हें जीना है तो साथ में जिएंगे, वरना मरना है तो साथ में मरेंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कि कौन किस तरह ज़िंदगी रहता है। बस तुम लोग दुआ करना, अब तुम बाहर जाओ, इस कंडीशन में तुम दोनों को देख नहीं पाओगे। लेकिन इनकी ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही मोम, कुछ कह नहीं सकते, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं बेटा, जाओ बाहर। उसी तरह से तकरीबन 1 घंटे तक उनकी ब्लीडिंग इस तरह होती है। यहाँ पर उनको खून भी तक चढ़ाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, कभी सांसें तेज़ होती कभी सांसें स्लो होती है। यहाँ तक कि दिल की धड़कन की मशीन भी यही कह रही थी। यहाँ पर कभी सीधी लाइन जाती है मशीन की, कभी धड़कन की टेढ़ी मेढ़ी लाइन आती है, इसी तरह से हो रही थी। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके, बाकी बचे हैं 2 घंटे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक और बात कहनी थी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए, थैंक यू एवरीवन। अब तो इनकी ज़िंदगी और मौत दोनों की एक साथ 2 घंटे के बाद पता चलेगी कि किसको क्या मिलेगा, मौत मिलेगा या ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन आज जिस तरह से इशिका ने रूही के लिए किया और जिस तरह से कल रूही ने इशिका के लिए किया था, उस बात ही कुछ और है। कभी कभी मोहब्बत हमसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान लेती है, और उस मुश्किल इम्तिहान का नाम होता है ज़िंदगी। आपकी मोहब्बत आपके सामने है और आपकी ज़िंदगी को, आपकी मोहब्बत को ज़िंदगी चाहिए, लेकिन वो मौत से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन आप अपना पूरा 100% जोर लगाते हैं उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो आज इन दोनों ने वही साबित किया है कि दोनों को मोहब्बत है, एक दूसरे से बेतनाशा है, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मेरे साथ बने रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।